हेलो गाइस, वेलकम टू कोणार्क क्लासेस। कोणार्क क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वैभव पितलिया आपको साइंस यानी कि केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। साइंस का एक पार्ट केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री यानी कि मैं आपको रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा। ये क्लासेस पटवारी रीट फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल के लिए उपयोगी रहेगी, ठीक है। तो आज जो हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री का हिंदी वर्ड होता है आपके रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। तो सबसे पहले शब्द को देखते दिमाग में सबसे पहले बात आती है कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो केमिस्ट्री का एक सीधा सा मतलब होता है कि जब हम किसी पदार्थ के आंतरिक गुणों का अध्ययन करते हैं, आंतरिक गुणों का अध्ययन करते हैं तो वह रसायन विज्ञान कहलाता है। तो सबसे पहली बात होती है कि सर आंतरिक गुणों का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे कौन से गुण जिनको हम आंतरिक कह सकते हैं। आंतरिक का सीधा सा मतलब होता है कि जैसे ये पेन, किसी संसार में कोई सी भी वस्तु होती है उसके दो गुण होते हैं, एक तो होते हैं रासायनिक गुण और एक होते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण वे होते हैं जो हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि ये पेन हमको दिखाई दे रहा है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये बेलनाकार है, यानी कि जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका बाह्य गुण या फिर जिसको हम कहते हैं भौतिक गुण। लेकिन दूसरी बात आती है आंतरिक गुणों की। आंतरिक गुणों का मतलब होता है कि ये किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि जो पेन है वो किस से मिलकर बना हुआ, तो वो कहलाता है इसका आंतरिक गुण। उन गुणों की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, या फिर वो जो गुण है उनसे इस पेन को क्या फायदा हो रहा है, यानी कि उससे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसका जो अध्ययन करना है वो कहलाता है आपका रसायन विज्ञान। आंतरिक गुण में आते हैं आपके इनके परमाणु, यानी कि किन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। परमाणु के बाद आते हैं अणु, यानी कि किन अणुओं से मिलकर बना हुआ है। इन अणुओं के बीच में बंध कौन कौन सा है, यानी कि दो अणु जिस बंध से जुड़े हैं उस बंध का प्रकार क्या है। उसके बाद इन अणुओं की संरचना कैसी है। जब हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम पदार्थ के आंतरिक गुणों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है आपका, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान यानी कि पदार्थ के आंतरिक गुणों का अध्ययन करना। आंतरिक गुण कौन कौन से हैं, उसके अंदर कौन कौन से परमाणु हैं, कौन कौन से अणु हैं, वो अणु किस बंध से द्वारा जुड़े हुए हैं और उसकी संरचना कैसी है, और इन सभी प्रॉपर्टीज के द्वारा उस पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब हम इन प्रभावों का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है आपका, रसायन विज्ञान कहलाता है, यानी कि केमिस्ट्री कहलाता है। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट कि चलो ये तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई, लेकिन हम अगर फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, यानी कि आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता की अगर हम बात करें, यानी कि आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता की अगर हम बात करें तो वो है आपके एंटोनी लेवाशियर। ये कहलाते हैं एक साइंटिस्ट है जो कहलाते हैं आपके एंटोनी लेवाशियर, ये कहलाते हैं आपके रसायन विज्ञान के पिता। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रसायन विज्ञान के पिता कौन है तो आप लिखेंगे एंटोनी लेवाशियर। तो हमने आज पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री यानी कि पदार्थ के आंतरिक गुणों का अध्ययन करना। आंतरिक गुण बोले तो वो किन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, क्यों, कौन कौन से अणु है, कौन कौन से बंध उसके अंदर बने हुए हैं, उन बंध की संरचना कैसी है और उनका संगठन यानी कि कंपोजिशन कैसा है, यानी कि अगर वो जुड़े हुए हैं तो वो कैसे कैसे जुड़े, यानी कि उनके अंदर कौन कौन से परमाणु और कौन कौन से अणु मिलकर बने हुए हैं, तो वो कहलाता है, उसका जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है आपका रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। और अगर हम मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर की बात करें, यानी कि आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता की बात करें, तो वो कहलाते हैं आपके एंटोनी लेवाशियर। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कौन है तो आप लिखेंगे एंटोनी लेवाशियर। चलो यहां तक क्लियर है सब लोगों के लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस कौन सी होती है। अगर हम शाखाओं की बात करें तो यहां पे लिखेंगे रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाएं, मेनली रसायन विज्ञान के हम सिर्फ 3 शाखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहली जो शाखा आती है वो आती है आपकी अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन का मतलब होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला जो पार्ट आता है, यानी कि पहली जो शाखा आती है रसायन विज्ञान की वो होती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन। दूसरी जो शाखा आती है वो आती है आपकी कार्बनिक रसायन। कार्बनिक
रसायन, यानी कि दूसरी शाखा को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरी जो शाखा आती है वो आती है आपकी भौतिक रसायन। तीसरी शाखा आएगी कौन सी आएगी आपकी? भौतिक रसायन। भौतिक रसायन का मतलब होता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कि मेनली रसायन विज्ञान के हम सिर्फ 3 शाखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला आता है आपके अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। अकार्बनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन। रसायन में सिर्फ इन 3 महत्वपूर्ण ब्रांचों का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें जो सबसे पहली ब्रांच आती है वो आती है आपकी अकार्बनिक रसायन, जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो याद रखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर हम अकार्बनिक यानी कि रसायन विज्ञान के अकार्बनिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है सर अकार्बनिक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो याद रखेंगे अकार्बनिक तत्व वे होते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। इन शॉर्ट रसायन विज्ञान के अकार्बनिक तत्व उन तत्वों कहा जाता है जो धातु एवं अधातु होते हैं, यानी कि मेटल और नॉन मेटल। यानी कि जब हम धातुओं और अधातुओं का अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान में, अगर हम धातुओं और अधातुओं का अध्ययन करते हैं तो वो कौन सी ब्रांच कहलाती है? वो कहलाती है आपकी अकार्बनिक रसायन, यानी कि अकार्बनिक तत्वों, यानी कि धातुओं अधातुओं का जब अध्ययन किया जाता है तो वो कहलाता है आपका अकार्बनिक रसायन, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट शाखा पे आते हैं, यानी कि अगली शाखा पे आते हैं, वो आती है आपकी कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम कार्बन अथवा कार्बन से बने हुए यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? कार्बनिक मतलब कि कार्बन, यानी कि किसका अध्ययन करेंगे हम? कार्बन व कार्बन से बने यौगिक, कार्बन व कार्बन से बने यौगिक, कार्बन व कार्बन से बने यौगिक के बारे में अध्ययन करना है। यानी कि किसके? कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम कार्बन व कार्बन से बने हुए यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वो क्या कहलाता है? आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है, यानी कि रसायन और कार्बनिक रसायन कहलाता है। यानी कि जहां पर भी आपके कार्बन आ गया तो वहां से क्या शुरू हो जाएगा? वहां से आपके कार्बनिक रसायन शुरू हो जाएगा, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आपका भौतिक रसायन। तो ये नाम से पता चल रहा है भौतिक, यानी कि किसी भी तत्व की फिजिकल स्टेट, यानी कि किसी भी तत्व की भौतिक अवस्था के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि भौतिक रसायन कहलाता है। फिर क्वेश्चन आता है सर भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? तो याद रखिए भौतिक अवस्थाएं मतलब जिसे आप देख पा रहे हैं। जैसे कि ये आपका एक डस्टर है, तो ये डस्टर किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। तो लकड़ी आप देख पा रहे हो, इसे छू पा रहे हो, इसे महसूस कर पा रहे हो। इसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक मोटाई है, यानी कि जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो किसी पदार्थ की क्या कहलाती है? भौतिक अवस्थाएं कहलाती है। तो जब हम उन चीजों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? भौतिक अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है, भौतिक रसायन कहलाता है। क्लियर है यहां तक बात? यानी कि जब हम भौतिक किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को, चाहे उसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, टेम्परेचर यानी कि तापमान हो गया, वो किस सतह पर कितना दबाव बना रहा है, या उस पदार्थ की वजह से किसी अभिक्रिया में कितनी परिवर्तन हो रहे हैं, वो क्या कहलाता है? उसका अध्ययन जब हम करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आपका भौतिक रसायन, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो ये मेनली 3 ब्रांचेस होती है, जिसमें पहली आती है अकार्बनिक रसायन, दूसरी आती है कार्बनिक रसायन, तीसरी आती है फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन। अकार्बनिक रसायन वो रसायन है जिसमें हम अकार्बनिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम अकार्बनिक तत्वों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो धातुओं और अधातुओं का अध्ययन मेनली। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बन अथवा कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका कार्बनिक रसायन कहलाता है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। और भौतिक रसायन यानी कि किसी भी तत्व की भौतिक अवस्था, यानी कि इसमें कुछ पार्ट जो रहेगा वो किसका रहेगा? भौतिकी यानी कि फिजिक्स का रहेगा। तो जब हम किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था, जैसे उसकी लंबाई, चौड़ाई, या उसकी वो कितना दबाव लगा रहा है, उसका कितना तापमान है, और इन सभी की वजह से अभिक्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? आपका फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन कहलाता है। ये मेनली 3 ब्रांच होती है और ये है आपका बेसिक ऑफ केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री में हमारे को हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा आपका भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। तो पदार्थ के आंतरिक गुणों का अध्ययन जब हम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। या विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंदर हम पदार्थ की आंतरिक गुणों का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान के पिता कौन है? तो याद रखेंगे आप, आधुनिक रसायन विज्ञान के जो पिता है वो है आपके एंटोनी लेवाशियर। फिर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस होती है। तो मेनली केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस होती हैं, जिसमें पहली ब्रांच आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरी आती है फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कि ऑर्गेनिक मतलब जिसमें हम कार्बन अथवा कार्बन के बने हुए कंपाउंड यानी कि यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उनकी क्रियाओं के बारे में, उनकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम धातु एवं अधातुओं का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन। और जब हम फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि जब पदार्थ के भौतिक गुणों का यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि इसको हम बोलते हैं भौतिक रसायन। तो जैसा कि हम डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी भी तत्व के या पदार्थ के फिजिकल एस्पेक्ट यानी कि भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका भौतिक रसायन कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है? पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन, पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कि पदार्थ के जब हम भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाता है? फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। तो इस डेफिनेशन को देखते हैं 2 शब्द बीच में आते हैं। सर एक तो सबसे पहली बात है कि आप इतनी देर से पदार्थ कर रहे हो तो इस पदार्थ का मतलब क्या होता है? दूसरा जो मतलब होता है कि दूसरा सिर्फ भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण थोड़ा क्लियर समझ में नहीं है। तो याद रखेंगे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जो कुछ एरिया यानी कि कुछ क्षेत्रफल को कवर करती है, जो कुछ दबाव डालती है, जिसका कुछ तापमान होता है, जिसका कुछ भार होता है या जो अवरोध उत्पन्न कर सकती है, वो क्या कहलाता है? आपका पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ की क्या डेफिनेशन होगी? यानी कि इस संसार की कोई सी भी ऐसी वस्तु, कोई सी भी एनी सब्सटेंस जो क्या कर सकता है? जो दबाव उत्पन्न कर सकता है किसी भी सरफेस पर, दबाव, जिसका खुद का एक भार होता है यानी कि वजन होता है। उसके बाद जिसके अंदर क्या होता है? जड़त्व होता है, इनर्शिया होता है यानी कि पदार्थ वह वस्तु है जो दबाव उत्पन्न कर सकता है, उसका खुद का भार होता है और जो जड़त्व होता है और वो क्या करता है? कुछ क्षेत्र को यानी कि कुछ क्षेत्रफल को कवर करता है यानी कि क्षेत्र को ऑक्यूपाई करता है यानी कि क्षेत्र को घेरता है। वो क्या कहलाता है? आपका पदार्थ कहलाता है यानी कि सब्सटेंस कहलाता है। सब्सटेंस क्या है? ऐसी वस्तु जो दबाव उत्पन्न कर सकती है, जिसका खुद का भार होता है, खुद का जड़त्व होता है और कुछ क्षेत्रफल को घेरता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका पदार्थ कहलाता है। और जब इस पदार्थ के इन गुणों का जब हम अध्ययन करते हैं, ये सारे क्या हैं? भौतिक गुण हैं। तो जब इन पदार्थ के गुणों का अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? आपका फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन कहलाता है। फिर क्वेश्चन आता है, क्या सर हम इस पदार्थ को क्या फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? क्या हम इनको और भी डिवाइड कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको सोचने वाली ये बात है कि जैसे कि ये आपका डस्टर है, तो डस्टर क्या है? इसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक मोटाई है, और ये एक लकड़ी और एक फोम से बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी फिजिकल स्टेट कौन कौन सी है। तो फिजिकल स्टेट मतलब जो आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद दूसरी जो आती है वो आती है रासायनिक स्टेट। रासायनिक स्टेट का मतलब ये किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर क्या क्या है। इन कॉमन अगर हम जनरल अगर बात करें तो जैसे कंप्यूटर में 2 चीजें होती है, पहली होती है हार्डवेयर और दूसरी होती है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर का जो सीधा संबंध होता है वो होता है फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था से, जिससे आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो कहलाता है आपका फिजिकल स्टेट, जिसको हम अपने कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं हार्डवेयर। और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और महसूस नहीं कर सकते। जैसे कि ये किन अणुओं से मिलकर बना हुआ है, इसे हम देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है? इसके केमिकल एस्पेक्ट यानी कि इसके रासायनिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, तो जब हम पदार्थ को बांटने की बात करें यानी कि अगर इसको हम डिवाइड करने की बात करें यानी कि पदार्थ कितने भागों में डिवाइड हो सकता है, तो याद रखेंगे पदार्थ को जो बांटने के तरीके हैं वो 2 तरीके हैं। एक तो होता है आपकी भौतिक अवस्था के आधार पर यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर यानी कि फिजिकल स्टेट के आधार पर पदार्थ को हम बांट सकते हैं। और दूसरा जो बांटने का जो प्रोसेस होता है वो होता है आपके रासायनिक संगठन के आधार पर। किस आधार पर? रासायनिक संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर।
यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है आपके ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी कि एक बार तो हार्डवेयर के तरीके से और एक बार सॉफ्टवेयर के तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो बोले सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसके पार्ट क्या क्या होते हैं। तो सीधे से पार्ट है, जनरली हम भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो भाग आता है वो आता है आपका ठोस, दूसरा जो भाग आता है वो आता है आपके द्रव, और तीसरा जो भाग आता है वो आता है आपके गैस। फिर इसको अगर इंग्लिश में प्रोनाउंस करें तो इसका ठोस का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड, और तीसरा आता है आपके गैस। ये तो आ गया आपके फिजिकल स्टेट के आधार पर। ये तीन जो होते हैं वो मेनली डिवाइड किए जाते हैं, लेकिन इसके दो और भाग भी होते हैं, जिसमें चौथा जो भाग आता है वो आता है आपके प्लाज्मा। चौथा जो भाग आता है वो आता है आपके प्लाज्मा, और पांचवा जो भाग आता है वो आता है आपके बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, यानी कि बोस आइंस्टीन संघनी। ये पांच भागों में डिवाइड किया जाता है, लेकिन हमें सिर्फ ये तीन पढ़ने हैं, ठोस, द्रव और गैस, क्योंकि मेनली किसी पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर सिर्फ तीन भागों में हम बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन चार और पांच दो पार्ट और है, जिसमें आता है प्लाज्मा, और पांचवा पार्ट आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। लेकिन क्वेश्चन आता है सर फिर रासायनिक संगठन के आधार पर कैसे होता है। तो मैंने बताया कि रासायनिक संगठन मतलब वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम रासायनिक संगठन की बात करें तो रासायनिक संगठन के आधार पर भी किसी पदार्थ को, पदार्थ क्या है, जिसका खुद का एक दबाव होता है, खुद का एक भार होता है, जिसका खुद का एक जड़त्व होता है, जो कुछ स्थान को घेरता है, वो क्या कहलाता है आपका पदार्थ। पदार्थ को दो भागों में बांटा है, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। अगर हम रासायनिक संगठन की बात करें तो क्या होते हैं, रासायनिक संगठन के आधार पर जो पहला पार्ट होता है वो होता है आपका तत्व, और तत्व को बोलते हैं हम एलिमेंट। तत्व जो पार्ट होता है वो कहलाता है आपका एलिमेंट। दूसरा जो भाग होता है वो कहलाता है आपका तत्व के बाद आता है आपका यौगिक। यौगिक को हम बोलते हैं कंपाउंड, और तीसरा जो पार्ट आता है वो कहलाता है आपका मिक्सचर, यानी कि इसको हम बोलते हैं मिश्रण। यानी कि रासायनिक संगठन के आधार पर हम किसी पदार्थ को तीन भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला पार्ट आता है तत्व, यौगिक और मिश्रण। यानी कि तत्व का मतलब होता है एलिमेंट, उसके बाद आता है आपकी यौगिक यानी कि कंपाउंड, और कंपाउंड के बाद आता है आपका मिश्रण। किस आधार पर बांटा है आपने, यह बांटा है आपने रासायनिक संगठन के आधार पर। अगर भौतिक अवस्थाओं के आधार पर बात करें तो ठोस, द्रव और गैस। किसको बांटा, पदार्थ। पदार्थ क्या है, पदार्थ जिसका खुद का एक दबाव होता है, खुद का भार होता है, उसका जड़त्व होता है, जो किसी क्षेत्रफल को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, यानी कि जो किसी क्षेत्रफल को घेरता है, वो क्या कहलाता है आपका पदार्थ कहलाता है। और जब इन पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि भौतिक रसायन कहलाता है। तो पदार्थ को अगर हम डिवाइड करें तो कितने भागों में डिवाइड होता है, दो भागों में, भौतिक अवस्था के आधार पर, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, ये तो तीन महत्वपूर्ण पार्ट है, और दो पार्ट आते हैं आपके प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। उसके बाद आता है अगर रासायनिक संगठन की बात करें तो रासायनिक संगठन के आधार पर हम तीन भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला आता है तत्व, दूसरा आता है यौगिक, और तीसरा आता है आपके मिश्रण, यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिश्रण। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन अगर आप इसको फर्दर और अच्छे से समझाओगे तो अच्छा समझोगे तो बिल्कुल। अब हम बात करते हैं ठोस, द्रव और गैसेस की, यानी कि ठोस क्या होता है, गैस क्या होता है और द्रव क्या होता है। अब हम इसके बारे में डिसाइड करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक सब लोगों के लिए। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा डिवाइड होगा वो किस आधार पर होगा, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। और इन्हीं भौतिक अवस्थाओं को हम क्या कहते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं भी कहते हैं, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो उसको ये भी कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। कहीं कहीं पर पदार्थ को द्रव्य लिखा हुआ भी आ सकता है, यानी कि इसको शब्द बोलते हैं द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव को कहीं पर पदार्थ भी अनाउंस कर सकते हैं आप, ठीक है। मैटर का मतलब होता है द्रव्य, द्रव्य अलग है और द्रव अलग है। यहां पर क्या है, द्रव्य, द्रव्य यानी कि मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। तो हमने कितनी अवस्थाएं पढ़ी पदार्थ की, जनरली हमने पदार्थ की तीन अवस्थाएं पढ़ी। पहली आती है आपके ठोस, दूसरी आती है आपके द्रव, और तीसरी आती है आपकी गैस। तीसरी जो अवस्था आती है वो आती है गैस, लिक्विड और सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब क्वेश्चन आता है सर ऐसी किस पदार्थ को आप ठोस कहोगे, किस पदार्थ को आप लिक्विड कहोगे और किस पदार्थ को आप क्या कहोगे, गैस कहोगे। तो हम बात करते हैं, सीधी सी डेफिनेशन है
कि जब किसी पदार्थ का एक निश्चित आकार होगा और एक निश्चित आयतन होगा, वो क्या कहलाएगा? आपके ठोस कहलाएगा। लेकिन जब किसी पदार्थ का आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होगा, वो क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। और जब किसी पदार्थ का न तो आकार निश्चित होगा और न ही आयतन निश्चित होगा, वो क्या कहलाएगा? गैस कहलाएगा। सर ये तो केमिकल डेफिनेशन हो गया, आप थोड़ा जनरल वे में बताओ। तो जनरल वे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आपकी एक ग्लास है जिसमें आपने कुछ आइस क्यूब यानी कि बर्फ के टुकड़े डाल रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। ठोस का सीधा सा मतलब ये होता है कि जब आप आइस के टुकड़े डालते हो तो क्या करता है कि कुछ स्पेस ही ऑक्यूपाई करता है, यानी कि कुछ जगहों को ही भरता है, यानी कि कुछ जगह इसमें क्या होती है? खाली रहती है। लेकिन अगर हम द्रव की बात करें तो लेकिन आप जब द्रव को भरते हो तो द्रव को जब भरने पर क्या होता है? ये द्रव को जब आप भरते हो ग्लास के अंदर तो ये पूरा का पूरा स्पेस क्या कर लेता है? भर लेता है। इसके अंदर कोई भी जगह खाली नहीं रहती है। और गैस में भी सेम इसी तरह से होता है कि गैस में भी किसी भी प्रकार की कोई भी जगह खाली नहीं रहती है। अब इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे आपने किसी बर्फ को उठाया तो बर्फ का क्या स्ट्रक्चर से में एक क्यूब बना हुआ है वो, यानी कि अगर आप कहीं का भी बर्फ लोगे तो उसका परफेक्ट क्या होगा? एक क्यूब या किसी भी शेप में बना हुआ होगा। तो क्या कहलाता है आपका? इसका आकार निश्चित है। जैसे कि ये पेन है, पेन का क्या है? एक निश्चित आकार है, एक निश्चित अवस्था में इसका क्या है? एक निश्चित आकार बना हुआ है। तो क्या कहलाती है? आपकी ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा, उसका क्या होता है? एक निश्चित आकार होता है, उसको बदल सकते हैं लेकिन वो आकार क्या रहेगा? एक ठोस अवस्था यानी कि कठोर रूप में रहेगा। तो क्या कहलाता है? आपके सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था कहलाती है। दूसरी बात आती है लिक्विड की, यानी कि द्रव। द्रव अवस्था क्या होती है कि आप जिस भी कंटेनर में उसको डालोगे, चाहे आप उसको ग्लास में डालो, चाहे बाल्टी में डालो, चाहे ड्रम में डालो या चाहे जग में डालो, किसी में भी डालो, जिस भी आप बर्तन में डालोगे तो क्या करेगा? उसका आकार ग्रहण कर लेगा। लेकिन ठोस के साथ ऐसा नहीं है। ठोस का जो आकार है वो हमेशा वही आकार रहेगा। जैसे कि यहां पर पेन का आकार हो गया, जैसे कि इस बोर्ड का आकार है, जैसे कि इस दीवार का आकार है, वह क्या रहेगा? वही रहेगा, वो कभी भी क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। लेकिन द्रव को आप जिस भी बर्तन में डालेंगे तो क्या करेगा? वो उसका आकार अपना बना लेगा। तो वही क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। यानी कि जो द्रव होता है उसका क्या होता है? आकार निश्चित होता है। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस को आप जिस भी बर्तन में डालोगे उसका आकार तो लेगा ही लेगा, लेकिन उसका आयतन भी ले लेगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने एक लकड़ी के टुकड़े को उठाया तो आप उसको कितना भी प्रेस कर दो या कितना भी एक्सपांड कर दो, वो क्या रहेगा? उतना का उतना ही रहेगा। लेकिन अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में जैसे कि आपने एक ग्लास की कैपेसिटी में आपने आधा लीटर अगर पानी डाल रखा है या दूध डाल रखा है तो आप उसको कितना भी कर लो, क्या रहेगा? आधा लीटर ही रहेगा। यानी कि उसका आयतन जो है वो कितना रहेगा? आधा लीटर ही रहेगा। जैसे ठोस में भी यही है कि जितना आपने पार्ट लिया, जितना आपने टुकड़ा लिया वो उतना ही रहेगा, ना तो उससे ज्यादा होगा ना उससे कम होगा, और उसका आकार भी क्या रहेगा? वही रहेगा। लेकिन द्रव में क्या है? द्रव का आप जिस भी कंटेनर में भरोगे, चाहे ग्लास में भरो चाहे मग में भरो, तो क्या करेगा? जिस भी कंटेनर में आप भरोगे उसका आकार ग्रहण कर लेगा। लेकिन जितनी उसकी क्वांटिटी है, यानी कि जितना वो आयतन, जैसे कि आपने आधा लीटर पानी लिया है, आधा लीटर दूध लिया, तो वो उतना ही रहेगा, उसका आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। लेकिन जहां हम गैस की बात करें तो गैस का न तो आकार निश्चित होता है और नहीं क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। यानी कि अगर आपने आधा लीटर गैस लिया या आधा लीटर गैस लिया, आधा किलो गैस लिया, तो अगर आप उसको ग्लास में भरोगे तो क्या करेगा? सब तरफ फैल जाएगा, यानी कि बराबर, यानी कि वो ग्लास के आयतन का हो जाएगा ग्लास में भरोगे तो। अगर आप उसको बाल्टी में भरोगे तो बाल्टी के आयतन का हो जाएगा, और अगर आयतन का हो रहा है तो आकार भी उसके हो ही जाएगा। अगर आप उसको ड्रम में भरोगे तो किस आकार का हो जाएगा? वो ड्रम के आकार का भी हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? इसका न तो आयतन निश्चित होता है और नहीं आकार निश्चित होता है। अगर इसको पॉइंट के रूप में लिखें तो ठोस में आयतन व आकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठोस में आयतन व आकार निश्चित होते हैं, यानी कि इसका आयतन और आकार कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। जैसे आप इस पेन को ले लो, डस्टर को ले लो, या विश्व की कोई सी भी ठोस वस्तु ले लो, उसका आकार क्या रहता है? हमेशा निश्चित रहता है। वो अपना आकार किसी भी वस्तु में डालने पर बदलता नहीं है। जैसे पत्थर को लिया तो पत्थर को आप कहीं पर भी रखो वो क्या रहेगा? उसी आकार का रहेगा। चाहे फ्रिज में रखो, चाहे बाल्टी में रखो, चाहे ग्लास में रखो, वो उसी आकार का रहेगा। ठीक है, तो इसलिए उसका आयतन निश्चित होता है और क्या होता है? आकार निश्चित है, यानी कि जितना पत्थर लिया वो उतना ही रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं द्रव की। तो द्रव में क्या होता है? द्रव में आयतन तो निश्चित होता है, यानी कि जितना आपने पानी लिया उतना तो रहेगा, लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। यानी कि जिस भी कंटेनर में आप डालोगे वो क्या हो जाएगा? उसी कंटेनर के आकार का हो जाएगा। यानी कि जिसमें भी आप भरोगे, बाल्टी में लो, चाहे ग्लास में लो, या चाहे किसी में भी लो, वो क्या रहेगा? जिस भी आकार में लोगे आप क्या करेगा? वो उसका आकार ग्रहण कर लेगा। लेकिन अगर हम बात करें गैस की, तो गैस का न तो आयतन निश्चित होता है, गैस का न तो आयतन निश्चित होता है और नहीं क्या होता है? आकार निश्चित होता है। गैस का न तो आयतन निश्चित होता है नहीं आकार निश्चित होता है। यानी कि जिस भी
आप बर्तन में लोगे वो उसी आकार का हो जाएगा और उसका आयतन भी क्या होगा, उसी आकार का हो जाएगा। ये तो थी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि देखने के आधार पर कि वो कितना आकार में होगा, किस कंटेनर में तो किस आकार का हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके केमिकल एस्पेक्ट की बात करें कि रासायनिक गुणों की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इसको रासायनिक तौर पर देखें तो इसमें जो अणुओं के बीच में जो जगह होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। सपोज कीजिए किस कोई एक टुकड़ा है लकड़ी का, तो उसके जो अणुओं के बीच में जो जगह होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और वो एक अणु जो होते हैं वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जमे हुए होते हैं, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, ठोस कहा जाता है। और एक व्यवस्थित तरीके से जमा होने के कारण उसका आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है, और इनकी जो बंध की जो मजबूती होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए ये अपने आकार को बदलते नहीं है। क्लियर है यहां तक कि ठोस अपना आकार क्यों नहीं बदलते हैं, क्योंकि उनके जो अणु और परमाणु के बीच में जो बंध होता है या अणुओं के बीच में जो बंध होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, वो एक दूसरे से बहुत ही मजबूती से बंधे होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, एक ठोस आकार को ग्रहण कर लेते हैं और एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं जाते हैं। इसको आप चाहे कितना भी कंप्रेस कर दो, यानी कि कितना भी दबा दो, कितना भी प्रेशर दे दो या कितना भी फैला दो, तो भी इनके आकार में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं द्रव की, तो याद रखेंगे द्रव का जो आकार, द्रव के जो अणुओं का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कुछ लचीला होता है, इसीलिए अब जिस भी कंटेनर में या जिस भी बर्तन में डालते हैं तो क्या करता है, वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। यानी कि ठोस के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ लूज बंधे होते हैं, यानी कि कुछ ढीले बंधे होते हैं ठोस की ठोस की तुलना में, यानी कि द्रव के जो अणु होते हैं वो ठोस की तुलना में कुछ ढीले बंधे हुए होते हैं, इसीलिए वो जिस भी बर्तन में डालते हैं वो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी अपनी दिशा में, यानी कि अपनी अपनी मर्जी से गति कर रही है, इस तरफ गति कर रहा है, ये इस तरफ गति कर रहा है या इस तरफ गति कर रहा है, यानी कि ये अपने हिसाब से पूरे कंटेनर में गति करते हैं और पूरे कंटेनर की हर जगह पर फैल जाते हैं, इसीलिए इसको ठोस कहा जाता है, क्योंकि इसके आकार जो होता है वो निश्चित होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके जो बंध होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, ये एक दूसरे को दूर नहीं जाने देते हैं। ये होता है इसमें जो बंध होता है वो ठोस की अपेक्षा कुछ ढीला होता है, जिस वजह से आप जिस भी बर्तन में डालते हो वो क्या करता है, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। लेकिन अगर हम गैस की बात करते हैं तो इसके अणु अपनी तरफ से अलग अलग दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं, इस कारण ये इनका न तो आयतन निश्चित होता है, नहीं आकार निश्चित होता है। ठीक है, अब हम बात करें यहां पर एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वो पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी भी द्रव को अगर आप किसी भी बर्तन में डालोगे तो उसका जो सरफेस यानी कि उसका जो तल होगा वो क्या होगा, हमेशा समतल होगा। यानी कि जब आप किसी भी तेल को, पानी को किसी भी बर्तन में डालते हैं तो उसका तल क्या होता है, हमेशा समतल होता है। ये क्या होती है, एक द्रव की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एक द्रवों का गुण होता है। क्या होता है, इसका जो तल होगा वो हमेशा क्या होगा, समतल होगा, तल हमेशा समतल होगा। जो तल होता है वो हमेशा समतल होगा, चाहे आप उसको किसी भी कंटेनर में भरो। और अगर हम ठोस की बात करें, ठोस का तल समतल भी हो सकता है और खुरदरा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव का तल हमेशा क्या होगा, समतल ही होगा। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस का जो न तो तल होता है और न ही उसका कुछ आकार होता है, क्योंकि उसके जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी तरफ से अलग अलग दिशा में गति करते हैं। अगर इसको और भी कंपेयर करके हमने डिस्कस किया था कि जो द्रव होता है उसका तल हमेशा क्या होता है, ऊपर से समतल होता है। यानी कि द्रव को अगर आप किसी भी कंटेनर या किसी भी बर्तन में डालते हैं तो उसका तल हमेशा क्या रहेगा, समतल रहेगा। तो हमने डिस्कस किया कि स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि द्रव की कितनी अवस्थाएं होती है। तो द्रव की मेनली यानी कि महत्वपूर्ण रूप से 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस वह अवस्था होती है जिसमें किसी पदार्थ का आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी ठोस अवस्था कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या कारण है कि इसका आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। तो याद रखेंगे कि ठोस में जो अणुओं के बीच में बंध होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और वो एक दूसरे से दूर नहीं जा पाता है, बहुत ही मजबूती से एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। तो वो इसके कारण इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। लेकिन अगर हम द्रव की बात करें तो ठोस की तुलना में द्रव के अणुओं के बीच का जो बंध होता है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, इसीलिए इसके जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, जिस भी बर्तन में भरते हो आप उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। चाहे वो ग्लास में भरोगे तो ग्लास के आकार का, बाल्टी में भरोगे तो बाल्टी के आकार का। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि उसका जो तल होगा वो हमेशा क्या रहेगा, समतल रहेगा, यानी कि ऊपर से एकदम फ्लैट रहेगा। उसके बाद गैस की अगर हम बात करते हैं तो गैस जो होता है वो उसका आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। क्यों, क्योंकि इसके अणु होते हैं वो अपनी तरह से स्वतंत्र अवस्था में गति करते हैं, इसके कारण उसका आकार भी अनिश्चित होता है और
आयतन, ठीक है। तो यानी कि जिसका आकार और आयतन अनिश्चित होगा वो क्या कहलाएगी, गैस कहलाएगी, क्योंकि इसके अणु स्वतंत्र अवस्था में गति करते हैं सभी तरफ। द्रव जो होता है वो उसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, यानी कि किसी द्रव को अगर आपने आधा लीटर लिया है तो वो आधा लीटर ही रहेगा, 1 लीटर नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गैस को 1 लीटर के कंटेनर में डाला है तो उसका आयतन भी 1 लीटर हो जाएगा। अगर आपने उसको 2 लीटर के कंटेनर में डाला है तो उसका आयतन भी 2 लीटर हो जाएगा। और अगर आपने उसको एक ड्रम में भरा है तो उसका आयतन ड्रम के आयतन के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अणु है वो स्वतंत्र अवस्था में गति करते हैं, लेकिन ठोस का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। अगर आप किसी बर्फ के टुकड़े को चाहे ग्लास में डालो, चाहे बाल्टी में डालो, चाहे किसी बड़े ड्रम में डालो या किसी में भी डालो, वो उसका आकार उतना ही रहेगा जितना कि बर्फ के टुकड़े का आपने डाला था, और उसका आयतन भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। तो ये मेनली पॉइंट्स थे ठोस, द्रव और गैस के बारे में। लेकिन बच्चों ये 2 स्टेट्स बचती है जिसका आप नाम है, एक तो है प्लाज्मा और दूसरी है आपकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। प्लाज्मा अवस्था वो अवस्था होती है जो तारों की अवस्थाएं होती है, यानी कि तारों में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा ही होता है। तो अगर हम इसको डेफिनेशन फॉर्म में बात करें तो प्लाज्मा वह अवस्था होती है जब किसी आयन के या इलेक्ट्रॉन के गति के फलस्वरूप जो ऊर्जा बनती है वो क्या कहलाती है, आपके प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। यानी कि जब आयन गति करेंगे और उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा बनेगी वो अवस्था क्या कहलाती है, आपकी प्लाज्मा अवस्था होती है। और उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका जो एग्जाम्पल है वो है आपके सूर्य और तारे, यानी कि चांद तारे जो है वो किस अवस्था के एग्जाम्पल है, वो प्लाज्मा अवस्था के एग्जाम्पल है। अगर हम ठोस, द्रव और गैस के एग्जाम्पल्स की बात करें तो ठोस का जो एग्जाम्पल होता है, ठोस के अगर उदाहरण की बात करें तो ठोस का एग्जाम्पल होंगे वो होंगे आपका पेन हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गई, ये सारी किसके एग्जाम्पल है, ठोस अवस्था के एग्जाम्पल है। अगर द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था के जो एग्जाम्पल होंगे वो एग्जाम्पल होंगे आपके पानी हो गया, तेल हो गया, या जितने भी लिक्विड हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके द्रव अवस्था में हो गए। दूध हो गया। फिर अगर हम गैस अवस्था की बात करें तो गैस अवस्था मतलब एग्जाम्पल होगा, इसका सीधा सा एग्जाम्पल है वायु, यानी कि एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, ठोस, द्रव और गैस के। लेकिन अगर चौथी स्टेट की अगर हम बात करें तो वो होती है आपकी प्लाज्मा। तो हमने बताया कि प्लाज्मा वह अवस्था होती है जो किसकी अवस्था होती है, सूर्य और चांद तारों की जो अवस्था होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा की अवस्था होती है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन या आयन की गति के फलस्वरूप जो ऊर्जा बनती है वो क्या कहलाती है आपका, वो कहलाती है प्लाज्मा अवस्था कहलाती है, प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, यानी कि द्रव की चौथी अवस्था क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, प्लाज्मा होती है, वो क्या होती है, द्रव की चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा द्रव की चौथी अवस्था होती है। वो अवस्था क्या होती है, इलेक्ट्रॉन या आयन की गति के फलस्वरूप जो ऊर्जा बनती है और उस अवस्था को क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, यानी कि प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। यानी कि गति के फलस्वरूप जो ऊर्जा बनेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी प्लाज्मा अवस्था कहलाएगी। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो इसके एग्जांपल हैं चांद और तारे, यानी कि जो इसके स्टार्स होते हैं जो चमकते हैं उनकी ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, प्लाज्मा अवस्था। ये तारे हो गए, चांद हो गया, सूर्य हो गया, ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, ये आपके प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि उनके अंदर आयनों में गति होती है और उस गति के कारण जो ऊर्जा बनती है वो क्या कहलाती है, आपकी प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। उसको हम पदार्थ की चौथी अवस्था यानी कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। अब आती है आपकी पांचवी अवस्था जिसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट, यानी कि बोस-आइंस्टीन संघनी। ये होती है आपकी पांचवी अवस्था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पदार्थ की फिफ्थ स्टेट यानी कि पांचवी अवस्था कौन सी, तो आप टिक करेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, जिसमें आप आइंस्टीन को तो जानते हैं, आइंस्टीन वही आइंस्टीन है, अल्बर्ट आइंस्टीन जो एक महान वैज्ञानिक है, अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक है। और बोस जो है वो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर एज वेल एज साइंटिस्ट भी है, यानी कि भारत के वैज्ञानिक और एक स्वतंत्रता सेनानी भी है जिसका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, ये इन दो साइंटिस्ट यानी कि एक भारतीय साइंटिस्ट यानी कि भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम है आपके सत्येंद्र नाथ बोस और एक
दूसरे साइंटिस्ट महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर इस अवस्था की खोज की थी। उसका नाम है, इसीलिए उसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। और कब करी थी ये खोज? करी थी 1924 के आसपास। किसने किसने करी थी? सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने करी थी। किस अवस्था की खोज? पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन या बोस आइंस्टीन संघनी की खोज करी थी। अब क्वेश्चन आता है सर ये अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो याद रखेंगे एक कोई बहुत ही लो डेंसिटी यानी कि कम घनत्व वाली वस्तु, बहुत ही लो डेंसिटी यानी कि कम घनत्व वाली वस्तु, कम घनत्व वाली वस्तु यानी कि एक बहुत ही कम घनत्व वाली वस्तु को अगर आप बहुत सबसे कम टेम्परेचर यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर यानी कि लो टेम्परेचर पर अगर आप ले जाते हो, अगर आप किसी कम घनत्व वाली वस्तु को कम तापमान पर ले जाते हो, कम तापमान पर, अगर आप बहुत ही कम घनत्व वाली वस्तु को बहुत ही कम तापमान पर ले जाते हो तो हमें द्रव की पांचवी अवस्था यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन आता है सर कम घनत्व का मतलब क्या होता है? कम घनत्व का सीधा सा मतलब है सबसे हल्की वस्तु, सबसे हल्की वस्तु। कम घनत्व का मतलब होता है सबसे हल्का। सबसे हल्की क्या है? हमारी वायु। उस वायु में भी जिसका घनत्व सबसे कम है उसको सबसे कम टेम्परेचर पर ले जाना। लेकिन क्वेश्चन आता है सर सबसे कम टेम्परेचर कौन सा होता है? तो याद रखेंगे -273 डिग्री, -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? सबसे कम तापमान होता है। यानी कि सबसे कम घनत्व वाली वस्तु को सबसे कम तापमान पर ले जाने पर जो अवस्था प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट यानी कि बोस आइंस्टीन संघनी कहलाती है। कैसे प्राप्त होती है? सबसे कम घनत्व वाली वस्तु को सबसे कम टेम्परेचर पर ले जाना। सबसे कम टेम्परेचर क्या होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने पर जो अवस्था प्राप्त होती है वो क्या अवस्था कहलाती है? वो कहलाती है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कहलाती है। लेकिन मेनली हमारे पास सिर्फ तीन ही अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ये जो अवस्था है ये चौथी अवस्था होती है। किसी भी द्रव्य की चौथी अवस्था होती है। और किसकी होती है? ये पांचवी अवस्था होती है जिसमें चौथी है प्लाज्मा जो चांद और सितारों की अवस्था है, और पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन यानी कि जो किसने खोज की थी? सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर खोज करी थी। जब किसी बहुत ही कम डेंसिटी वाले पदार्थ को कम टेम्परेचर पर ले जाने पर जो अवस्था प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है आपकी? वो कहलाती है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट यानी कि बोस आइंस्टीन संघनी कहलाती है। यहां तक सब लोगों के लिए क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा अवस्था परिवर्तन। कि सर ये अवस्थाएं तो समझ में आ गई लेकिन इन अवस्थाओं का इंटर कोरिलेशन क्या होता है, यानी कि एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित। तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो अवस्थाएं हैं, जो मेनली ठोस, द्रव और गैस जो अवस्थाएं होती है वो किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होती है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। और इसी संबंध को हम क्या कहते हैं? अवस्था परिवर्तन कहते हैं। यानी कि किसी की भी स्टेट में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? उसका अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिए अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन यानी कि चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था में अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है। यानी कि अवस्थाएं कौन कौन सी पढ़ी हमने? सबसे पहली अवस्था पढ़ी हमने ठोस, दूसरी अवस्था पढ़ी हमने द्रव और तीसरी अवस्था पढ़ी हमने गैस। ये हमने तीन अवस्थाएं पढ़ी यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर आप किसी भी सॉलिड को अगर आप गर्म करते हो यानी कि गर्म करते हो तो क्या बन जाता है? वो द्रव बन जाता है। यानी कि जब आप किसी भी ठोस को गर्म करोगे तो क्या बनेगा? द्रव बनेगा। और द्रव को और ज्यादा गर्म करोगे तो क्या बनेगा? वो बन जाएगी गैस बन जाएगी। अगर आप किसी भी सॉलिड को गर्म करोगे तो वो बनेगा किसी भी सॉलिड को गर्म करोगे तो वो बनेगा द्रव, और किसी भी द्रव को गर्म करोगे तो क्या बनेगी? गैस बनेगी। ठीक है। अब एक चीज आप देख रहे होंगे कि मैंने एक तरफ का साइन क्यों लगा रखा है, क्योंकि ये जो अवस्था परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है, जो अवस्था परिवर्तन का जो एक पार्ट है वो क्या होता है? एक रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। अब उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि जब आप ठोस को गर्म करोगे तो वो द्रव बनेगा, लेकिन आप जब द्रव को फिर से ठंडा करोगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ठोस के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। और जब गैस को आप वापस से ठंडा करोगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? द्रव के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि ठोस को गर्म किया तो बना द्रव, द्रव को गर्म किया तो बना गैस, और गैस को फिर से ठंडा किया तो बनी द्रव, और द्रव को और ठंडा किया तो बन गया क्या? ठोस। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं हम, जो बर्फ होता है यानी कि जो हम आइस की बात करते हैं, आइस बर्फ होता है, उसको जब आप गर्म करते हो तो क्या बनता है? द्रव यानी कि पानी बन जाता है। बर्फ को गर्म करने पर क्या बन जाता है? पानी। और जब आप इस पानी को फिर से गर्म करते हो
और जब आप इस पानी को फिर से गर्म करते हो तो वो बन जाता है गैस, यानी कि वो वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण होता है, यानी कि जो भाप बनती है। और जब आप उस भाप को किसी ढक्कन से यानी कि किसी तपेली में अगर आपने पानी गर्म रखा और उसको अगर आपने ढक्कन से ढक दिया तो जब आप वापस ढक्कन को हटाते हो तो क्या देखते हो, उस ढक्कन के नीचे क्या है, भाप है, और वो भाप ठंडी होकर किस में बदल जाती है, वापस से पानी में बदल जाती है। तो यही वो प्रक्रिया है कि जब आपने बर्फ को गर्म किया तो वो बना द्रव, और द्रव को गर्म किया तो बना क्या, बना गैस। और इस गैस को जब आप फिर से ठंडा करते हो, जब इस द्रव को फिर से आप ठंडा करते हो तो क्या बन जाता है, पानी। और पानी को फिर से ठंडा किया तो क्या बन जाता है, आइस, यानी कि बर्फ बन जाता है। यानी कि ठंडा करने पर क्या बनेगा, ये बर्फ बन जाएगा। तो आइस क्या है, आपकी ठोस अवस्था, पानी क्या है, आपकी द्रव अवस्था, और गैस यानी कि जो आपकी भाप है वो क्या है, आपकी भाप जो है वो किस अवस्था में, गैस अवस्था में पाई जाती है। तो ये प्रोसेस क्या है, आपका उत्क्रमणीय प्रोसेस, यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि जो फिजिकल भौतिक आधारों पर जो वर्गीकरण किया गया है पदार्थों का, वो क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, यानी कि वो फिर से एक दूसरे में बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप रासायनिक अवस्था पर करोगे तो वो एक दूसरे में परिवर्तित नहीं हो सकते, वो भी हम आगे समझेंगे। जैसे हम यहां समझते हैं कि अवस्था परिवर्तन, यानी कि ये सब क्या है, भौतिक अवस्थाएं हैं। तो भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, हमेशा उत्क्रमणीय होती है, यानी कि ठोस अगर द्रव में बदला तो द्रव से वापस किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। कब, जब ठोस को गर्म करोगे तो होगा द्रव, और द्रव को वापस ठंडा कर दो क्या बनेगा, ठोस। जैसे आइस को आपने गर्म किया तो बना पानी, पानी को फिर से ठंडा कर दो तो क्या बन जाता है आपका, वो बन जाता है आपका बर्फ। और अगर पानी को फिर से गर्म किया तो बनेगी भाप, यानी कि गैस, और उसी गैस को वापस ठंडा किया तो क्या बन जाएगा, वो पानी बन जाएगा। यानी कि जो अवस्थाएं होती है, यानी कि भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है, यानी कि एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर है यहां तक सब लोगों के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बाद हम जो मेन 4 टॉपिक पर बात करेंगे, 4-5 टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो आती है आपकी क्वथनांक की। क्वथनांक कि सर आपने जो अभी गर्म करने का, यानी कि जो ठोस से आपने द्रव को बनाया गर्म करके, फिर आपने द्रव को वापस से गर्म किया तो बना गैस, तो उसमें कुछ डेफिनेशंस आती है, वो आती है सबसे पहले आती है आपकी क्वथनांक। क्वथनांक को जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी डेफिनेशन आएगी, एक सेकंड, ठीक है। पहली जो डेफिनेशन आती है वो आती है आपके क्वथनांक की। सबसे पहली डेफिनेशन आती है क्वथनांक का मतलब क्या होता है। क्वथनांक का मतलब होता है, क्वथन का मतलब होता है किसी भी चीज का उबलना। क्वथन मतलब जब वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ उबलना शुरू होता है वो क्या कहलाता है, आपका क्वथनांक कहलाता है। यानी कि जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जिस परफेक्ट तापमान पर कोई भी पदार्थ उबलना शुरू होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका क्वथनांक कहलाता है। यानी कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू होता है, यानी कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, उबलना शुरू होता है, यानी कि क्वथन यहां होना शुरू होता है, यानी कि बॉयल होना शुरू होता है, वो क्या कहलाता है, उसका क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यानी कि जैसे पानी है, पानी का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कहलाएगा, पानी का क्वथनांक कहलाएगा। यानी कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू होता है, यानी कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू होता है क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर है यहां तक सब लोगों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो आएगी वो आएगी आपके हिमांक की। हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है, हिम का मतलब होता है बर्फ, बर्फ का मतलब किसी भी द्रव का ठोस में बदलना। सीधा सा मतलब है कि जमने का जो तापमान होता है, यानी कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ जमना शुरू होता है, कोई पदार्थ जमना शुरू होता है वो क्या कहलाता है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक कहलाता है। जैसे पानी किस तापमान पर जमता है, तो पानी जो जमता है वो तो जमता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, हिमांक हो गया किसका, पानी का। यानी कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ जमना शुरू होता है वो क्या कहलाता है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक कहलाता है। क्वथनांक क्या है, क्वथन का मतलब होता है उबलना। जब किसी टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ उबलता है तो वो क्या कहलाता है, आपका क्वथनांक कहलाता है। और हिमांक मतलब जब किसी टेम्परेचर पर कोई पदार्थ जमता है तो वो क्या कहलाता है, आपका हिमांक, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। फिर आती है आपके तीसरी डेफिनेशन जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। संघनन का मतलब होता है भाप से पानी में बदलना। कंडेंसेशन का मतलब होता है वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है। गैस अवस्था से यानी कि उसमें क्या होता है, अवस्था परिवर्तन। गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है, द्रव अवस्था में बदलता है, वो क्या कहलाता है आपका कंडेंसेशन यानी कि संघनन कहलाता है। द्रव अवस्था में बदलता है। कंडेंसेशन यानी कि क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। यानी कि क्वथनांक क्या है, जिस पे उबलेगा, हिमांक क्या है, जिस पे जमेगा, और कंडेंसेशन यानी कि जिसमें अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था में परिवर्तन कैसे, अवस्था में परिवर्तन का मतलब है गैस से द्रव में बदलना। ये तीन डेफिनेशन है जो आपके बहुत ही काम की। पहली क्वथनांक की, दूसरी हिमांक की, और तीसरी क्या है, कंडेंसेशन यानी कि संघनन की। मिटाऊं, यहां तक समझ में आ गया? चलिए, तो क्वथनांक क्या है, जिस पे उबलेगा, यानी कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, उबलना शुरू होता है। उसके बाद हिमांक क्या होता है, जिस पर कोई भी वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ जमना शुरू होता है। और कंडेंसेशन यानी कि संघनन का मतलब होता है जब उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था में परिवर्तन कैसे, यानी कि गैस अवस्था से वो अगर द्रव अवस्था में बदलता है तो वो क्या कहलाता है आपका कंडेंसेशन यानी कि संघनन कहलाता है। एक चौथी डेफिनेशन आती है, वो आती है आपकी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का सीधा सा मतलब है कि वाष्प में बन जाना। वाष्प कब बनेगी, यानी कि किसी का भाप में बदल जाना। भाप में कैसे बदलेगा, यानी कि जब वहतापमान जिस पर क्या होता है उसमें भाप में बदलना शुरू होता है तो वो क्या कहलाता है आपका वाष्पीकरण। यानी कि उसकी वाष्प बनना शुरू होती है। वह तापमान जिस पर द्रव गैस में बदलता है। यहां पर भी क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो क्या कहलाता है आपका वेपोराइजेशन। किस अवस्था में, द्रव से गैस में परिवर्तन हो रहा है। द्रव से किस में परिवर्तन हो रहा है, गैस में परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है आपका वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन कहलाता है। क्लियर है यहां तक? वाष्पीकरण क्या है, वह प्रक्रिया वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन कहलाता है। क्लियर है यहां तक सब लोगों के लिए?